चलिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था। चलिए पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। प्रॉब्लम था कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स n इक्वल टू 3 से ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जाएगा, राइट। तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा E इन्फिनिटी माइनस E3। क्लियर है। और आपको बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू गिवन था, ये गिवन था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, माइनस E3 का वैल्यू माइनस 13.6। जेड नहीं पता तो जेड मान लेते हैं जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 9। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जेड क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आपको पता है ये फॉर्मूला सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए वैलिड है। तो ऐसा यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जिसका Z3 है, वैसे कौन सा एलिमेंट होगा, हीलियम, लिथियम 2+ होना चाहिए, राइट। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है कैलकुलेट इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा E इन्फिनिटी माइनस E1। E इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, E1 होगा माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 9/1 मीन्स ये हो जाएगा 13.6 इंटू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट था, चलिए मैं एक बार थर्ड पार्ट देख लेता हूँ। प्रॉब्लम में था एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो यार सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 4 जाना। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मीन्स n इक्वल टू 4। तो एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होगा, तो एनर्जी विल बी इक्वल टू E4 माइनस E3। E4 होगा माइनस 13.6, जेड स्क्वायर आपको पता है 9/16 माइनस 13.6 इंटू 9/9। आप ये सॉल्व कर सकते हैं, यही आंसर होगा थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन। तो आप पहले उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी पहले फाइंड करो। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी n इक्वल टू 2 में भी फाइंड कर सकते हैं और n इक्वल टू 1 में भी फाइंड कर सकते हैं। तो जो भी फोटोन यहाँ से एमिट होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 1 ट्रांजिशन में 1 फोटोन एमिट हो रहा है, तो उस फोटोन का एनर्जी हो जाएगा E2 माइनस E1। तो दिस विल बी इक्वल टू E2 होगा माइनस 13.6 9/4 माइनस 13.6 9/1। तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 9 और 1 माइनस 1/4 सॉल्व करें इंटू 3/4। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है उस फोटोन के पास। तो अगर आपको फोटोन का एनर्जी पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप इसका वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो लैम्डा इक्वल टू होता है 12,400 डिवाइडेड बाई एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लैम्डा आपको किस में मिलेगा, एंगस्ट्रम में मिलेगा। क्लियर है। यहाँ से 12,400 डिवाइडेड बाई 13.6 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 4 एंगस्ट्रम में आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, एनर्जी आप जूल में फाइंड करें और E इक्वल्स टू hc/लैम्डा, वो भी फॉर्मूला यूज करें, आंसर आएगा। क्लियर है। चलिए आप जल्दी से नोट कर लें। चलिए अपन अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हेडिंग दीजिए
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चलिए हेडिंग दीजिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो चलो पहले समझने का ट्राई करते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है आपने पढ़ा भी होगा कि किसी भी जैसे सनलाइट को या फिर जैसे वाइट लाइट है, अगर आप वाइट लाइट को मान लो कोई सनलाइट ही है, अगर आप प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे राइट, तो ये सनलाइट स्प्लिट हो जाएगा, क्लियर है, डिफरेंट कलर में ऐसे मीन्स विबग्योर मिलेगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, क्लियर है। तो इस बैंड ऑफ लाइट को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। मीन्स ये हो गया स्पेक्ट्रम। तो ये तो सबको पता होगा स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है और क्या होता है। तो किसी भी वाइट लाइट या फिर सनलाइट को अगर आप प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे तो ये सनलाइट स्प्लिट हो जाता है अपने करस्पॉन्डिंग कलर्स में, और इस बैंड ऑफ कलर को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। इतना क्लियर है। अब चाहें तो लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। अच्छा, तो जल्दी से ये ड्रॉ कर लें और एक लाइन जस्ट लिख लें आप। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए एक लाइन बस लिख लें स्पेक्ट्रम में कि द बैंड ऑफ कलर्स obtained on passing white light or sunlight through prism is called spectrum. क्लियर। तो ये स्पेक्ट्रम 2 टाइप्स के होते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। फर्स्ट, एमिशन स्पेक्ट्रम, एंड सेकेंड होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लिखिए जल्दी से। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। फर्स्ट इज एमिशन स्पेक्ट्रम एंड सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। चलिए अपन बात कर लेते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो हेडिंग दीजिए एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक, देखो नेम से ही समझ में आ रहा है एमिशन स्पेक्ट्रम। इसका मतलब क्या होगा कि आपको स्पेक्ट्रम तो मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, एमिटेड लाइट से। मीन्स कोई सोर्स है, सोर्स से लाइट एमिट हो रहा है, और इस एमिटेड लाइट को आपने प्रिज्म से पास किया। मैंने क्या बोला, कोई सोर्स है, सोर्स से लाइट एमिट हो रहा है और इस एमिटेड लाइट को आपने प्रिज्म के थ्रू पास किया, जो भी स्पेक्ट्रम मिलेगा इसे क्या बोलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर है। एमिशन स्पेक्ट्रम मतलब बहुत ही सिंपल है, किसी भी एमिटेड लाइट को अगर आप प्रिज्म के थ्रू पास करोगे तो प्रिज्म के थ्रू पास करने से आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा, इस स्पेक्ट्रम को बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर है। तो लिखिए इसमें एक लाइन, when light emitted from some source is passed through prism, the spectrum obtained is called emission spectrum.
द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर है? अब चलिए ये एमिशन स्पेक्ट्रम भी दो टाइप के होते हैं, तो चलिए इसी में एमिशन स्पेक्ट्रम में लिख लीजिए कि फर्स्ट लाइन स्पेक्ट्रम। देखिए लाइन स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है, बहुत ही सिंपल सा है। मान लीजिए आपके पास कोई एमिटेड लाइट है, कौन सा लाइट है, सिंस हम एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो कोई भी एमिटेड लाइट होगा। इस एमिटेड लाइट को अगर आपने प्रिज्म के थ्रू पास किया तो स्पेक्ट्रम मिलेगा। लेकिन आप ऐसे मानो कि स्पेक्ट्रम मिल रहा है आपको, लेकिन कुछ ऐसा मिल रहा है स्पेक्ट्रम। मान लीजिए अगर आपके पास ये स्क्रीन है, ठीक, ये एमिटेड लाइट है, एमिटेड लाइट को मैंने प्रिज्म के थ्रू पास किया, ये प्रिज्म है। एमिटेड लाइट को मैंने प्रिज्म के थ्रू पास किया। आप देखेंगे कि इस स्क्रीन पे मान लीजिए एकदम डार्क रूम है। आप इमेजिन करो कि एकदम डार्क रूम है, डार्क रूम पे मैंने एक स्क्रीन रखा है और स्क्रीन के जस्ट पहले मैंने एक प्रिज्म रखा है और यहाँ से लाइट डाल रहा हूँ। तो ये लाइट क्या करेगा, प्रिज्म से जैसे ही पास होगा स्प्लिट होगा और डार्क रूम में आपको क्या दिखेगा, ऐसे कुछ लाइंस दिखेंगे। मतलब ये पूरा डार्क स्क्रीन है, डार्क स्क्रीन है और डार्क स्क्रीन पे एक लाइन दिखा, फिर डार्क है, फिर लाइन दिखेगा, फिर डार्क है, फिर लाइन दिखेगा, फिर लाइन दिखेगा, फिर ऐसे ही एक एक लाइन दिखेगा आपको। क्लियर है? तो ऐसे स्पेक्ट्रम को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। नहीं समझ में आया? आप ऐसे इमेजिन करो कि आपने देखा होगा बारकोड, आपने देखा है, ठीक, बारकोड में कुछ ऐसी लाइंस रहते हैं, क्या वाइट कलर होता है और इस पर कुछ ऐसी लाइंस रहते हैं, समझ में आ रहा है? तो आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा, मीन्स स्क्रीन पे जस्ट कुछ ऐसे लाइट्स के लाइंस मिलेंगे और बाकी सब कुछ डार्क रहेगा। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लाइंस सेपरेटेड बाय डार्क स्पेस। क्लियर है? बस आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, आप खुद से समझ जाओगे, बहुत ही सिंपल है। आप जल्दी से डायग्राम नोट कर लो। चलिए अब इसमें एक लाइन ऐड कर सकते हैं। इसमें ये जो लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, अगर आप कोई एटम ले लो, कोई भी एक एटम ले लो और एटम से लाइट एमिट होगा, एटम से लाइट एमिट होगा। आपको पता है लाइट कैसे एमिट होता है? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन होगा। तो एटम के अंदर अगर एटम से लाइट एमिट हुआ है तो इस केस में जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो जनरली लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो ये लाइन आपको याद रखना है, तो नोट कर लें आप कि जनरली spectrum obtained from atom is line spectrum. Generally spectrum obtained from atom is line spectrum. से फिर बी आते हैं, इसमें लाइन स्पेक्ट्रम एक और टाइप का मिलता है, बैंड स्पेक्ट्रम। तो देखिए बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है। आप फिर से एमिटेड लाइट लोगे, प्रिज्म के थ्रू पास किया, ये जैसे प्रिज्म है और अभी अगर आप पास करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अगर ये स्क्रीन है, ठीक, तो स्क्रीन पे आपको ऐसा बैंड मिलेगा, मतलब ये पूरा बैंड ऑफ लाइट रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक लाइट रहेगा, ठीक। फिर लाइट कुछ भी नहीं रहेगा, फिर कोई और ऐसे लाइट रहेगा, यहाँ से ऐसे स्क्रीन पे कुछ इतना दूर तक लाइट, फिर कुछ नहीं मिला, फिर लाइट, फिर कुछ ऐसा लाइट मिलेगा, कुछ ऐसे मिलेंगे आपको, मतलब पूरा डार्क रहेगा। अब एक लाइन नहीं, बैंड ऑफ लाइट मिलेगा, फिर डार्क, फिर बैंड ऑफ लाइट, फिर डार्क, फिर बैंड ऑफ लाइट, फिर डार्क।
ऐसे स्पेक्ट्रम को बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूँ कि बैंड ऑफ लाइट सेपरेटेड बाय डार्क। चलिए जल्दी नोट करिए। और इसमें आप एक लाइन लिख सकते हैं नोट में कि एटम से यूजुअली आपको लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम होता है। अगर आप मॉलिक्यूल लेंगे, मॉलिक्यूल से लाइट एमिट होगा, तो मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम जनरली बैंड स्पेक्ट्रम होता है। तो लिख लीजिए कि नोट में जनरली स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल, जनरली स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल इज बैंड स्पेक्ट्रम। हो गया। तो ये था एमिशन स्पेक्ट्रम। अब बात कर लेते हैं सेकंड, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखो यार, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, नेम से आपको समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए कोई लाइट है, लेट्स से ये सनलाइट है, ठीक। सनलाइट को आपने क्या किया कि पहले प्रिज्म से पास नहीं किया। लेट्स से कोई सॉल्यूशन है, मान लेते चलो NaCl का सॉल्यूशन है, NaCl सॉल्यूशन। सनलाइट को पहले आपने सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से पास किया। इसके बाद इस लाइट को अगर आप प्रिज्म के थ्रू पास करोगे, ठीक। अब आपने प्रिज्म के थ्रू पास किया, अब क्या होगा, आपको लाइट तो मिलेगा, फिर से स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जस्ट ऐसे नीचे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ऐसा मिलना चाहिए था, राइट। अगर आपने सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन नहीं लिया होता, ध्यान से सुनना, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन नहीं लिया होता, सिर्फ सनलाइट को अगर आप प्रिज्म के थ्रू पास करोगे, आपको सारे कलर्स मिलेंगे, सारे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड मिलेंगे। लेकिन अगर आपने सनलाइट को पहले किसी सॉल्यूशन से, जैसे मैंने इस केस में सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के थ्रू पास किया, फिर लाइट को मैंने प्रिज्म के थ्रू पास किया, तो अब क्या आप ऑब्जर्व करोगे, ये जो येलो लाइट था, ये इसके प्लेस पे सिर्फ डार्क स्पेस रहेगा। मीन्स येलो लाइट रहेगा ही नहीं। मीन्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डार्क स्पेस in place of yellow region। ये एक्सपेरिमेंटली ऐसा मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो लाइट है, प्रिज्म का काम कुछ नहीं है, जो भी प्रिज्म सिर्फ एक काम करेगा, जो भी लाइट में कलर्स होंगे बस उस कलर्स को ये स्प्लिट करेगा। तो यहाँ से जो भी लाइट आ रहा है, आप देख रहे हो स्प्लिट करने पे येलो कलर है ही नहीं, इट मीन्स यहाँ पे येलो कलर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सनलाइट में तो सारे कलर्स होते हैं, इस सॉल्यूशन ने क्या किया है, येलो कलर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो येलो कलर इज एब्जॉर्ब्ड हियर। सनलाइट में फिर से सारे कलर थे, अगर आप ये NaCl सॉल्यूशन के थ्रू पास करोगे तो NaCl सॉल्यूशन येलो कलर एब्जॉर्ब कर लेता है। हमें कैसे पता चला कि ये येलो कलर एब्जॉर्ब करेगा, तो हमने जैसे ही प्रिज्म के थ्रू पास किया तो हमने देखा कि स्पेक्ट्रम में येलो कलर एब्सेंट है, इट मीन्स येलो कलर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो चुका है। क्लियर है। तो देखो ये जो स्पेक्ट्रम मिला है, ये एब्जॉर्ब्ड लाइट का स्पेक्ट्रम मिला है। एब्जॉर्ब लाइट समझ में आ रहा है क्या होता है। एब्जॉर्ब लाइट मीन्स ऐसा लाइट जिसमें से कोई कलर, पर्टिकुलर कलर 1 या 2 कलर एब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो अगर एब्जॉर्ब्ड लाइट का स्पेक्ट्रम मिलेगा आपको, तो इसे बोलेंगे एब्जॉर्ब्ड स्पेक्ट्रम। क्लियर है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देखो अगर आप ये सॉल्यूशन चेंज करोगे, ठीक, मतलब सोडियम क्लोराइड की जगह पे आपने अगर पोटेशियम क्लोराइड ले लिया, कुछ और ले लोगे, तो ये जो कलर एब्जॉर्ब हो रहा था
वो येलो के प्लेस पे कोई और होगा, मतलब ज़रूरी नहीं कि ऑलवेज येलो ही एब्जॉर्ब होगा। सॉल्यूशन चेंज करोगे कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा ये भी चेंज होगा। क्लियर है? हमें कैसे पता चलेगा? आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा। क्लियर है क्या? तो चलिए ये जल्दी से लिख लें, फिर इस पर जल्दी से डायग्राम ड्रॉ कर लें आप। आई होप आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक, मेन पॉइंट पे आते हैं। ये तो मैंने आपको स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। तो यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब क्या होगा। वैसे नेम से तो आपको अब क्लियरली समझ में आ रहा होगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मीन्स आपको स्पेक्ट्रम तो मिलेगा, लेकिन किसके कारण मिलेगा? हाइड्रोजन के कारण मिलेगा। कैसे मिलता है चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, मतलब डिस्चार्ज ट्यूब मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे वोल्टेज सप्लाई करना है। डिस्चार्ज ट्यूब में इधर मान लो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल आपने दे दिया, इसमें आपने हाइड्रोजन ले लिया, H2 ले लिया, और आपने क्या किया, यहाँ से करंट सप्लाई किया। मतलब ऐसे इमेजिन करो यार, आप बस एनर्जी दे रहे हो। आपने देखा ना मूवीज़ में क्या, ऐसे एक ट्यूब होता है और इधर से लाइट पास होता है, ऐसी ब्लू कलर का लाइट पास होता है। कुछ देखा आपने ऐसे मूवीज़ में, हॉलीवुड मूवीज़ में दिखता है। हाइड्रोजन गैस है और डिस्चार्ज ट्यूब में आपने जैसे ही वोल्टेज, बहुत हाई वोल्टेज सप्लाई किया, क्या होगा, ये H2 के मॉलिक्यूल पहले तो ब्रेक हो जाएंगे। H एटम में ब्रेक हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन के एटम में न्यूक्लियस रहेगा, यहाँ पे n=1 में इलेक्ट्रॉन रहेगा। आप क्या कर रहे हो, इसे एनर्जी दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से एनर्जी एक्सेप्ट करके हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। क्लियर है पॉइंट? लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जंप करेगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? लेकिन सोचो यार कि जैसे ये हायर एनर्जी में गया, हायर ऑर्बिट में गया, तो क्या ये स्टेबल है? क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टेबल है क्या? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आपको पता है कि अट्रैक्शन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, एनर्जी डिक्रीजेस। पता है, मतलब कहीं भी एनर्जी डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, एनर्जी इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। और आपको पता है n=1 है और ये n= मान लेते हैं 2 है। n=1 एंड n=2 में हायर ऑर्बिट का एनर्जी ज़्यादा होता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में जाएगा तो इसका एनर्जी इंक्रीज होगा, एनर्जी इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनस्टेबल है, तो इसको स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में फिर से जंप करेगा। ये जंप क्यों हुआ था लोअर से हायर? बिकॉज आपने एनर्जी दिया था। लेकिन हायर से लोअर में जंप क्यों होगा? बिकॉज अब इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होना है। तो जैसे ही हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा, यहाँ से जो भी एनर्जी डिफरेंस है इसके करस्पॉन्डिंग फोटोन एमिट होगा। राइट? मीन्स यहाँ से लाइट एमिट होगा। फोटोन मीन्स कुछ नहीं यार, जस्ट लाइट का एक पार्टिकल है। तो यहाँ से लाइट एमिट होगा। क्लियर है? और अब ये जो लाइट एमिट होगा, इसको अगर आपने प्रिज्म के थ्रू पास किया,
आपको यहाँ से स्पेक्ट्रम मिलेगा। इस स्पेक्ट्रम को बोलेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्लियर है क्या? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है, बस एक लाइन में सुन लीजिए। हाइड्रोजन है, अगर आप इसको एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएंगे, लेकिन हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होते हैं, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए फिर से हायर से लोअर में जंप करेगा। हायर से लोअर वाले प्रोसेस को बोलते हैं डी एक्साइटेशन। लोअर से हायर वाले को एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हायर से लोअर में जंप करने को बोलते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे क्या होगा कि यहाँ से फोटोन एमिट होगा या लाइट एमिट होगा। इस लाइट को अगर आप प्रिज्म के थ्रू पास करोगे तो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा, और इस स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्लियर है? तो इसलिए आप चाहें तो बस एक थोड़ा सा ड्रॉ कर सकते हैं और एक लाइन लिखें। लिखिए इसमें एक लाइन कि व्हेन हाइड्रोजन गैस इज टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब, when hydrogen gas is taken in discharge tube and electric discharge is applied, and electric discharge is applied, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मीन्स बस करंट आप सप्लाई कर रहे हो, एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज अप्लाइड, देन light is emitted and light is emitted and light is emitted and when this emitted light is passed through prism, and when this emitted light is passed through prism, we get hydrogen spectrum. We get hydrogen spectrum. क्लियर है? फिर से पहले ये जो मॉलिक्यूल है, पहले ये ब्रेक होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या एनर्जी देने से पहले। ये H एटम में ब्रेक होगा। एटम में एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होता है। तो एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है या बैंड स्पेक्ट्रम होता है? ऑफ कोर्स कौन सा होगा? लाइन स्पेक्ट्रम होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अपन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। ठीक, तो मैं अभी जनरल केस ले रहा हूँ। अभी जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है N1 एनर्जी में, ठीक ना, और ये N2 एनर्जी में जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन था, अगर आपने इसको एनर्जी दिया तो ये N1 से N2 में जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन हायर एनर्जी में ये स्टेबल नहीं होगा, तो ये फिर से जंप करेगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? जैसे इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन होगा, यहां से फोटोन बाहर आएगा। क्लियर है? चलिए फोटोन का अगर मान लें कि एनर्जी डेल्टा ई है, फोटोन का एनर्जी अगर डेल्टा ई है तो आप डेल्टा ई फाइंड कर सकते हैं। जो मैं भी जनरल ले रहा हूँ, सिर्फ हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, मैं जनरल फॉर्मूला डेराइव कर देता हूँ। किसी भी एटम में अगर N1 एनर्जी लेवल का है
N1 ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा, E1 विल बी -13.6 जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर। क्लियर है। और N2 है तो ये एनर्जी कितना हो जाएगा, E2 विल बी इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इतना क्लियर है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एनर्जी ऑफ emitted photon इक्वल्स टू डेल्टा ई या फिर डेल्टा ई। सो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1। डेल्टा ई का वैल्यू यही होगा। क्लियर है। तो यहाँ से E2 का वैल्यू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर -13.6 जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर। दोनों को एनर्जी को मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से चलो अपन एक काम करते हैं, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। इतना क्लियर है। अब चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब अगर आप देखोगे कि इस एमिटेड इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डेल्टा ई है, मान लेते हैं कि इस फोटोन का वेवलेंथ लैम्डा है, तो आप बोल सकते हो कि डेल्टा ई इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। क्लियर है। यहाँ पे डेल्टा ई तो एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन है, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ फोटोन। क्लियर है। डेल्टा ई का वैल्यू अगर चलो यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच सी बाई डेल्टा ई। क्लियर है। तो 1/λ क्या हो जाएगा, 1/λ वैसे बोलते हैं न्यू बार वेव नंबर, तो 1/λ इज डेल्टा ई अपॉन एच सी। तो यहाँ से 1/λ इक्वल्स टू डेल्टा ई का वैल्यू मैंने पुट किया 13.6 जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर अपॉन एच इंटू सी। तो आप देखेंगे कि ये 13.6 एच सी अगर मैं प्रॉपर यूनिट में कन्वर्ट करके भी वैल्यू पुट करूँगा तो ये सब कांस्टेंट है। क्लियर है। तो ये पूरा पार्ट कांस्टेंट आ रहा है, तो यहाँ से मैं 1/λ इक्वल्स टू इस कांस्टेंट को अपन कैपिटल आर से रिप्लेस कर देते हैं, तो आर जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला मिल गया वेवलेंथ फाइंड करने का, और इस कैपिटल आर को बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट, बस नेम है। और इस कैपिटल आर का वैल्यू होता है 1.09678 इंटू 10⁷ पर मीटर। ठीक। या फिर आप इसको 1.1 इंटू 10⁷ पर मीटर भी लिख सकते हैं, या फिर 109678 पर सेंटीमीटर। ये इसका वैल्यू है। मीन्स अब आपको यहाँ पे देखो जेड तो दिया हुआ है, इसमें अगर हाइड्रोजन है तो जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा। कोई भी आइटम दे दे जेड आप पुट कर सकते हो, आर का वैल्यू ये पुट करना है आपको। N1 इंटू क्या है, तो अगर इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में जंप कर रहा है तो ये मतलब ये है इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, N2 से N1। मतलब मान लो थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो N2 का वैल्यू 3 हो जाएगा, N1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो अगर आपको कहीं भी किसी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, एटॉमिक नंबर गिवन है, और आपसे पूछे कि फोटोन का वेवलेंथ क्या होता है, बस अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करो। क्लियर है। जल्दी से नोट करें।
और चलिए इस पे एक प्रॉब्लम लिखते हैं, तो आप जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लें। चलिए एकदम बेसिक सा प्रॉब्लम लिखते हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें, ठीक ना। लिखिए प्रॉब्लम, कैलकुलेट जिसने भी नहीं लिखा है आप वीडियो पॉज करें और ये पहले नोट कर लें, ठीक ना। फिर इसके बाद ये प्रॉब्लम लिखिए कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड, calculate wavelength of photon emitted when an electron jumps from third orbit to first orbit in hydrogen atom, third orbit to first orbit in hydrogen atom। चलिए सॉल्व करिए, फिर वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करें, फिर सॉल्यूशन देखें आप। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, मतलब Z1 है, N2 का वैल्यू 3, N1 का वैल्यू 1, तो 1/λ इक्वल टू R Z1, तो 1/N1 स्क्वायर 1 माइनस 1/9, तो यहाँ से 1/λ इज 8/9 R, तो λ इज 9/8 R। आप कैपिटल R के टर्म में भी आंसर दे सकते हैं, या फिर अगर आप वैल्यू पुट करें तो λ इक्वल्स टू 9/8 इंटू कैपिटल आर आप पर मीटर में पुट कर दो 1.1 इंटू 10⁻7, ये लैम्डा मीटर में आ गया। मैंने ये अप्रॉक्सीमेशन वाला यूज़ कर लिया पर मीटर। 1.09 को मैं 1.1 बोल देता हूँ, ठीक। तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।